हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 2C देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे कह रहा है निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध फलन हैं। हमें बताना है। नीचे जो संबंध दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन टोटल आप 7 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सभी संबंध हमें दिए हुए हैं। हमें बताना है कि क्या मतलब कौन से संबंध हमारे फलन हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप एक पेज टर्न कीजिए। देखिए एक पेज पीछे जहाँ पर एक्सरसाइज 2B आपकी कंप्लीट हुई थी, जस्ट उसके नीचे 2.10 पर आपकी लिखा हुआ है प्रतिचित्रण अथवा फलन। तो फलन की डेफिनेशन लिखी हुई है, चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं अथवा आप सुन लीजिए। इसी परिभाषा से आपका पहला क्वेश्चन हल होगा। देखिए x का y पर फलन x इंटू वाई में एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध में कोई दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। x का y पर फलन x इंटू वाई में एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध में कोई दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता। ठीक है, एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ तो देखिए मान लीजिए आपको एक संबंध दिया हुआ, जैसे पहले क्वेश्चन में ही अभी हम देखेंगे 1,2, 1,3, 1,4, 2,5। तो हमें ये देखना है कि इसमें कोई भी प्रांत रिपीट ना हो, यानी दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव सेम ना हो। अगर सेम है तो ये संबंध हमारा फलन नहीं होगा, और अगर सारे प्रांत अलग अलग हैं तब वो संबंध हमारा फलन होगा। बस यही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखनी है। ठीक है, जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। पहले में हमसे मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 1,3, 2,4, 1,5 एक फलन नहीं है, क्योंकि 1,3 और 1,5 दो क्रमित युग्मों का एक ही प्रथम अवयव एक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है निम्नलिखित में से कौन से संबंध फलन है। तो बस देख लीजिए कि प्रांत जिनके क्रमित युग्मों का पहला अवयव सेम ना हो वो हमारे संबंध फलन होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पहले में 2,1, 3,1, 4,2। सिर्फ प्रांतों को अगर देखें 2, 3, 4 सभी प्रांत अलग हैं, तो ये पहला संबंध हमारा फलन है। अगला देखिए 2,2, 2,4, 3,3, 4,4। तो 2, 2, 3, 4, लेकिन आप देखिए इन दोनों क्रमित युग्मों का पहला अवयव 2 है, और हमें यही चाहिए कि दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव सेम ना हो, तो ये हमारा फलन नहीं है। अगला देख लीजिए 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7। केवल प्रांतों को देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे प्रांत अलग है, ये संबंध हमारा फलन है। अगला देख लीजिए 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 सबका पहला अवयव सेम है, तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबका प्रांत अलग अलग हो, तो ये हमारा फलन नहीं है। अगला देखिए फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या कहा, A, B, C, C, D और D, E। तो प्रांत देख लीजिए A, B, C, D चारों के प्रांत अलग हैं, ये हमारा संबंध फलन है। अब ये वाला देखिए, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको बता दूँ क्या है। छठवें पार्ट में 1,2, 3,1, 1,3 और 4,1। ठीक है, तो अब देखिए 1, 3, 1, 4 सारे अलग हैं प्रांत, तो ये भी हमारा फलन है। अगला देख लीजिए 1,2, 2,2, 3,2 और 4,2 केवल प्रांत देखिए 1, 2, 3, 4 सारे प्रांत अलग हैं, ये संबंध भी हमारा फलन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पहला, तीसरा, पांचवा, छठवां और सातवां पार्ट आपके संबंध फलन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। हमसे क्या कहा, यदि a बराबर 0, 1, 2, 3 तो ज्ञात करो कि निम्नलिखित a से a फलन है या नहीं। ठीक है,
देखिए ज़्यादा आपको इससे कोई मतलब रखना नहीं है, आपको ए से ए में संबंध दिए हुए हैं, आप तो बस इतना देख लो, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, ए से ए फलन है या नहीं। तो बस आप चारों पार्ट में ये देख लो कि प्रांत अलग अलग हैं या एक से हैं। जैसे पहले में f बराबर 0,1, 1,2, 2,3 और 3,0, केवल प्रांत देखो 0, 1, 2, 3 अलग अलग है, ये आपका फलन है। अगला देखो f बराबर 1, 0, 2, 1, 3, 2 और 0, 3 प्रांत देखो 1, 2, 3, 0 अलग अलग है, ये भी आपका फलन है। तीसरा देखो f बराबर 0,1, 1,0, 2,1 और 3,0 केवल प्रांत देखो 0, 1, 2, 3 अलग अलग है, ये भी आपका फलन है। चौथा देख लो, चौथे में हमसे कहा f बराबर 1,0, 0,1, 1,2, 0,3 केवल प्रांत देखो 1, 0, 1, 0 तो 1 रिपीट हो गया, 0 भी रिपीट हो गया। हमें चाहिए क्रमित युग्मों का पहला अवयव सेम ना हो, यानी प्रांत सेम ना हो, तो ये हमारा फलन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझा सकता हूँ। देखिए यदि a बराबर ABC, b बराबर 1, 2, 3 तो ज्ञात करो a से b पर निम्नलिखित फलन है या नहीं। ये 6 पार्ट में आपके संबंध दिए हुए हैं a से b तक, a से b पर अलग अलग टाइप से। हमें इनमें से बस देखकर ये बताना है कि फलन है या नहीं। तो पहला देखो f बराबर a,1, b,2, c,3 केवल प्रांत देखो a, b, c तीनों अलग अलग है, ये आपका फलन है। दूसरा देखो f बराबर a,2, b,3, c,1, b,4 केवल प्रांत देखो a, b, c और b रिपीट हो गया, ये हमारा फलन नहीं है। तीसरे में देखो f बराबर a,4, b,4, c,1 केवल प्रांत देखो a, b, c तीनों अलग है, ये हमारा फलन है। चौथे में f बराबर a,1, a,2, a,3, a,4 a बार बार रिपीट हो गया, हमें चाहिए कि सारे प्रांत अलग हों, ये हमारा फलन नहीं है। पाँचवें में f बराबर a,2, b,2 और c,2 केवल प्रांत पर ध्यान दो, a, b, c तीनों अलग है, ये हमारा फलन है। छठवें में f बराबर a,3, c,1 प्रांत देखो a, c दोनों अलग हैं, ये हमारा फलन है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पहला, तीसरा, पांचवा और छठवा फलन है, और दूसरे में आपका पहला, दूसरा और तीसरा फलन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके यही क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बुक से ही समझा दिए। केवल आपको इतना देखना है कि इनके क्रमित युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव ना हो, यानी कि क्रमित युग्मों के सभी प्रांत अलग अलग हों, तब वो आपका फलन होगा। अगर प्रांत रिपीट होते हैं या सेम होते हैं तो फिर वो आपका फलन नहीं होगा। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करना था, और शायद क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है, लेकिन वो आपको सॉल्व करना है, तो अब देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है, मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर x, y सच दैट y इक्वल 2x और x और y एलिमेंट है n के। क्या यह संबंध फलन है? क्वेश्चन वही है, हमसे पूछा है क्या यह संबंध फलन है। बस इस बार हमें समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करना है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो देखो हमें कहा है कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो n बराबर हमारा क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। अब प्राकृत संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं, बस स्टार्ट 1 से होंगी। हमसे कहा r इक्वल x, y सच दैट y इक्वल 2x और x और y दोनों ही हमारे एलिमेंट्स हैं n के। क्या ये संबंध फलन है? तो पहले तो r बराबर ज्ञात करेंगे, जब रोस्टर विधि में लिख लेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो देखिए r बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, ये सभी मान
x की जगह पर रखेंगे, सॉरी इसमें नहीं, इस कंडीशन में, और y का मान निकालेंगे। तो पहले x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर आएगा 2 × 1 2, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4 आएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 6 आएगा, x बराबर 4 रखेंगे y बराबर 8, और x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 10। अब इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, r तो हमारा पता चल गया। अब ये देखोगे इनके क्रमिक युग्म क्या क्या हुआ, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10। केवल प्रांत देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 सारे प्रांत अलग हैं। अतः अब आप इसको लिख दीजिए, अतः यह संबंध फलन है। ठीक है, इस तरह से आप लिखकर इसको आप आंसर कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला है f(x) बराबर माइनस का मोड x, दूसरे में कहा है f(x) बराबर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए। तो देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कहा, f(x) बराबर माइनस का मॉडुलस x का है वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अभी तक समुच्चय में तो हम देखते आए कि x के अवयव प्रांत हो जाते थे, y के अवयव परिसर हो जाते थे। अब इस तरह आपको जब फलन दिया है, इसके प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो कोई भी संख्या जो होती है, जैसे मॉडुलस की संख्या, परिमेय संख्या या रूट की संख्या, सभी संख्याओं का अपना एक रूल होता है कि ऐसी संख्या यहाँ पर x के मान में हम ऐसी वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते। सब में होता है। जैसे परिमेय संख्या में रूल होता है p/q के रूप में होती है, तो q डज नॉट इक्वल 0 होता है। रूट की संख्या में आप माइनस की वैल्यू नहीं रख सकते, और मॉडुलस की संख्या में आप हमेशा वास्तविक संख्या रख सकते हो, हमेशा पूर्णांक रखते हो। कभी भी वास्तविक संख्याओं का मतलब 0 से लेकर जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं। मॉडुलस के अंदर कभी भी आप पॉइंट की संख्या नहीं रख सकते, कभी भी रूट की संख्या नहीं रख सकते, हमेशा वास्तविक संख्या आएगी। तो बस प्रांत क्या हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। बस अब ज्ञात करना है परिसर। परिसर कैसे आएगा, परिसर का मतलब जब हम वास्तविक संख्याओं को यहाँ पर रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो जो f(x) का मान प्राप्त होगा उसकी मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक जो भी हमारी आएंगी वो हमारी परिसर हो जाएंगी। तो देखो हम कोई भी वास्तविक संख्या रखें, मान लो 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, जब भी रखेंगे मॉडुलस के बाहर प्लस की आएगी और बाहर लगा हुआ है माइनस, तो वो माइनस की हो जाएगी। तो अगर हम 1 से लेकर अनंत तक कितनी भी संख्याओं को रख दें, हमें आंसर माइनस में ही मिलना है। केवल यदि हम 0 रख दें तो हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस की इनफाइनाइट। मैंने बताया ना, 1 से लेकर अनंत तक हम कितनी भी संख्या रखें हमें प्राप्त माइनस की ही होना है। और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि केवल यदि हम r की जगह, क्योंकि 0 भी वास्तविक संख्या है और 0 अगर हम रखेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो परिसर हमारा हो जाए माइनस इनफाइनाइट से 0। बस समझना है और कुछ नहीं है। इस तरह से पहला होगा। अब देखिए सेकंड में, पेन भी रुक गया। चलिए देखिए सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड में हमें दिया हुआ है रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में हम एक्चुअल में ये f(x) बराबर दिया हुआ है, f(x) मैंने नहीं लिखा,
चलिए एक और बार लिख देता हूँ अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, बस इतनी कोशिश रहती है। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया रूट की संख्या की कंडीशन क्या होती है कि रूट के अंदर कभी भी माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए। रूट की कंडीशन होती है रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। जैसे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, ये हमारी काल्पनिक संख्या होती हैं। और रूट की कंडीशन यही होती है कि फलन और प्रांत अगर हमें ज्ञात करना है तो रूट के अंदर माइनस प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये रफ है, इसको कोई नोट मत करना। तो हमें करना क्या है, कैसे पता चलेगा क्या प्रांत है और क्या परिसर है? करना बस इतना है कि अच्छे से समझना है। तो देखो, x की जगह हम ऐसी वैल्यू रखें कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो। तो जो वैल्यू रखेंगे वो हमारे प्रांत हो जाएंगे और जो प्राप्त होंगे वो हमारे परिसर हो जाएंगे। ठीक है, तो x की जगह देखो हम क्या क्या रख सकते हैं। x की जगह हम देखो वर्ग है, तो x की जगह हम इसको मैक्सिमम ऐसी वैल्यू रख सकते हैं कि हमारा 0 हो जाए। तो x की जगह अगर हम -3 रखें तो -3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 9 में से 9 चला जाएगा 0। और x की जगह +3 भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 9 में से 9 चला जाएगा 0। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इससे बड़ी अगर आप कोई संख्या रखोगे, मान लो 4 रख दिया, 4 चौको 16, 16 में से 9 गया -7 आ जाएगा। 5 रख दोगे तो भी घट के माइनस की संख्या आएगी। हमें चाहिए कि जब हम इसको सॉल्व करें तो माइनस प्राप्त ना हो, तो हम -3 से +3 के बीच में ही रख सकते हैं। हम -2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। तो हमें रख सकते हैं -3 से लेकर 3 के बीच में। तो प्रांत आपका हो जाए -3,3। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखें बड़े ब्रैकेट में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। छोटे ब्रैकेट में भी सही है, बट आप बड़े ब्रैकेट में लिखिए जब आपको ऐसा लिखना हो कि -3 से 3 के बीच में, और हमेशा ऐसा ही लिखना होता है तो बड़े ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, ये तो हो गए प्रांत। अब परिसर में हम लिखेंगे कि जो वैल्यू इनको सॉल्व करने पर आएगी उनमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये नहीं होता कि इसको रखने पर जो आ जाए, क्योंकि -3 रखोगे तो 0 आएगा, 3 रखोगे तो 0 आएगा। परिसर 0 नहीं होना है, हमें ये देखना है कि मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या प्राप्त होंगी। तो देखो, मिनिमम वैल्यू तो हमें 0 प्राप्त होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या रख सकते हैं, देखो -3 रखा तो 0 मिल गया, 3 रखा तो 0 मिल गया, -2 रखा, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया √5। ठीक है, 1 रखा तो 9 में से 1 गया 8, √8। ठीक है, अगर हम 0 रख दें, 0 सबसे छोटी संख्या 0 है, 0 से छोटा कुछ नहीं, 0 रख दें तो 9 में से 0 गया √9, 9 का √3, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3। तो 0,3 ये आपका परिसर हो जाए। यानी कि इसमें x की जगह हम -3 से 3 के बीच की कोई भी संख्या रख सकते हैं, और परिसर में हमें 0 से 3 के बीच की संख्याएं प्राप्त होंगी। 0 से 3 के बीच की संख्याएं प्राप्त होंगी। बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है आपका। ठीक है, तो ये आपके परिसर हो गए, ये आपके प्रांत हो गए। बस इसमें आपको अच्छे से समझना है। कर तो आप 2 सेकंड में दोगे, मैंने इतना टाइम लिया आपको ये चीज़ें अच्छे से समझाने में कि क्या आर है, कैसे -∞ से 0 आया, कैसे -3 से 3 आया, और कैसे 0 से 3 आया। अब आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी ना आया हो तो आप एक और बार वीडियो को रिपीट करके समझो। कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बस मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि f(x) = x² - 4x + 6। तो f1 f-1 f1/2 f2 + h और f2 + h - f2/h ज्ञात कीजिए। पढ़ लिया क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे करना है।
कितना है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये पेन भी मेरा चलना बंद हो गया। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे। सबसे पहले तो हमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। अब देखो पहले हमसे कह रहा है f1 की वैल्यू ज्ञात करो, तो बस x की जगह 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6, तो f1 बराबर 1 माइनस 4 प्लस 6, तो f1 बराबर 6 और 1 7 में से 4 गया 3, f1 का मान आ गया 3, एक आंसर हो गया। अगला हमसे कह रहा है f माइनस 1 याद करो। माइनस 1 के लिए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 6, तो f माइनस 1 बराबर माइनस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 प्लस 6, तो f माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6 और 1 7 4 11। ये हमारा सेकंड हल हो गया। अगला हमसे क्या कहा f1/2 याद करो, तो x की जगह 1/2 रख दो, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 6, ठीक है। तो f1/2 बराबर ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पर 2 से इसको काटा 2 बार में, तो -2 प्लस 6, ठीक है। f1/2 बराबर 1/4 प्लस 6 में से 2 गया 4। अब ये काफ़ी इजीली हल हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 चौके 16, 1 प्लस 16, तो f1/2 का मान हमारा कितना हो गया 17/4। ये हो गया हमारा f1/2 का मान। अब देखिए अगला, अब निकालना है f2 प्लस h, तो x की जगह 2 प्लस h रख दो, बस इसको कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, 2 दूना 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4h माइनस 4 दूना के 8 माइनस का 4h प्लस 6, 4h प्लस माइनस चला गया, h स्क्वायर 6 4 10 में से 8 गया 2 प्लस 2, ये हो गया f2 प्लस h का मान, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, लास्ट हमें ज्ञात करना है f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में h, ठीक है। तो देखो अब हमने f2 प्लस h का मान तो निकाल रखा है, f2 का मान हमें नहीं पता, ठीक है। अगर f2 का मान पता चल जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। तो पहले चूँकि f(x) बराबर हमारा कितना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, पहले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं f2 का मान और निकाल लेते हैं। तो x की जगह 2 रख देते हैं, 2 दूनी 4 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 प्लस 6, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 6, तो f2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4 6 10 में से 8 गया 2, ठीक है। ये हो गई हमारी f2 की वैल्यू। अब सारे मान इसमें रख दो, f2 प्लस h की वैल्यू कितनी आई h स्क्वायर प्लस 2 माइनस f2 की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 अपॉन में h प्लस 2 -2, ये 0 हो गया, बचा गया h स्क्वायर अपॉन h, h से h को कैंसिल कर दो, ये आ गया हमारा लास्ट आंसर। f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई h, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। कुछ नहीं करना, बस जो दिए हुए हैं उनसे f(x) बराबर निकाल के मान रखते चलना है, आंसर आपको मिलते चलेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सवाल लगाने हैं।